Hello friends, welcome back to my channel. An investment in knowledge pays the best return. ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है. तो आइए हमारे इस नॉलेज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा बेस्ट रिटर्न अचीव करते हैं. So let's move to the topic objectives of business. तो कोई भी एक्टिविटी जरूरी नहीं बिजनेस करना, कोई भी काम जो आप शुरू करना चाहते हैं उससे उसके लिए आपका एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उद्देश्य होता है. तो उसी तरह कोई भी बिजनेस का एक गोल होता है. वो गोल क्या होता है? दैट इज वेयर द बिजनेस वांट्स टू रीच इन द फ्यूचर. मतलब एक बिजनेस फ्यूचर में कहाँ पे होना, कहाँ पे पहुंचना चाहता है, उसका ये गोल है. इस गोल को अचीव करने के लिए वो काम भी करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है. तो बिजनेस objective of business are the purpose for which the business is established and perform. मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा पर्पस है, ऐसा एम है जिसके लिए जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश किया गया है और उसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करिए आपको एमबीए करना है बीबीए के बाद या बीकॉम के बाद. तो आपका एम या आपका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? एमबीए करना. ओके, अब उस एमबीए को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. मतलब कि आपको एमबीए में एडमिशन लेना पड़ेगा. ओके, तो वो हो गया आपका एस्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट, अगर आपको उसको परफॉर्म करना है, एमबीए पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा. और परफॉर्म क्या कहलाएगा इसके अंदर? आप एमबीए की पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, अच्छे रिजल्ट से पास होंगे, तो ये आपका क्या होगा? परफॉर्मेंस हो गया. तो जिस तरह के आपने एमबीए आपका गोल हो गया, तो आपने उसको एस्टेब्लिश किया एमबीए का एडमिशन लेके और उसके बाद उसके एग्जाम क्लियर करे अच्छी पढ़ाई करके. तो उसी तरह एक बिजनेस का होता है, उसका एक पर्पस होता है जिसके लिए वो एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसके लिए उसको परफॉर्म किया जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए. ओके. ओके, तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो दो तरीके से उसको क्लासिफाई किए गए हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. हमने पढ़ा था कि बिजनेस का प्राइमरी मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है. मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब जो मनी से रिलेटेड हो या जिसका जो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता हो जिसकी वजह से. तो हम पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत टाइप के होते हैं. लाइक आपका फर्स्ट हो गया प्रॉफिट अर्निंग. तो किसी भी बिजनेस का फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई बिजनेस कर लिया है तो उसके बाद आपका काम हो गया, आपको उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना होगा. अगर आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, बड़े लेवल पे कर पाएंगे. तो प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर डूइंग बिजनेस. ओके, तो प्रॉफिट क्या है, क्या कहलाता है? प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा इनकम ओवर द एक्सपेंसेस. मतलब कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो बच जाता है वो आपका प्रॉफिट होता है, जिससे आप आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए या फिर कोई भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए. ओके, इसका आप एग्जांपल एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अ प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, सिमिलरली अ बिजनेस कांट सस्टेन विदाउट प्रॉफिट. ओके, जैसे एक प्लांट को पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे एक बिजनेस को किस चीज की जरूरत पड़ती है? सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है. ओके. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया आपका मार्केट शेयर और क्रिएशन ऑफ कस्टमर. मार्केट शेयर मतलब आपका मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाना, अपनी गुडविल बनाना. तो ये भी आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. कस्टमर, मोर एंड मोर कस्टमर क्रिएट करना, तो ये भी आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ही एक ऑब्जेक्टिव है. ओके. तो प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट ए मतलब सिंपल टास्क. इसके लिए आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ता है. और वो हार्ड वर्क क्या है? अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मोर एंड मोर कस्टमर क्रिएट करना, जनरेट करना. और वो कैसे होगा? बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. तो जो भी कस्टमर की नीड्स है, डिमांड्स है, उनको सेटिस्फाई करना बाय प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो तभी आपके कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे, तभी आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और तभी आपको प्रॉफिट होगा. ओके. जहाँ पे एक कस्टमर आता था वहां पे आपने 10 कस्टमर इकट्ठे कर लिए 10 दिन के अंदर. तो आपको एक कस्टमर से जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था वहां से आपको 10 कस्टमर से प्रॉफिट होगा. तो तभी जाके आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको पहले कस्टमर को क्रिएट करने पड़ेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट इज
इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन मतलब कुछ ना कुछ नई खोज करना या नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, नए चेंजेस को अडॉप्ट करना। ओके, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट क्या हो गया है कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसको क्या करना पड़ता है, जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी नई नई चीजें आ रही है, आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का जमाना आ गया है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जो होता है उसको इनोवेशंस करना चाहिए, या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए उसके लिए। और जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गया, आपका मनी हो गया, तो उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जिससे क्या, और वो कैसे होगा, मतलब कि जो भी सपोज करिए आपके जो मैन है, लेबर है, तो इतने लेबर, जितने भी लेबर है, कोई खाली ना बैठा हो, सबके सब एंगेज्ड हो और उसी काम में एंगेज्ड हो जिसके अंदर वो क्वालिफाइड है, या जिसके अंदर जिसमें वो टैलेंट है, जिसको जिस काम करने का। तो ऐसे इनोवेशंस एंड रिसोर्सेज को फुल्लर यूटिलाइज करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव भी किसका पार्ट कहलाता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी एक ऐसा स्केल होता है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ओके, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों का अलग अलग टर्म्स होते हैं। एफिशिएंसी होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उस चीज को किया है। इफेक्टिव होता है कि जो काम आपने किया है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सपोज करिए कि एफिशिएंसी का मतलब कि आपने कोई काम किया और आपने सपोज करिए एग्जाम दिया एमबीए का, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, तो लेकिन आपका रिजल्ट, आप दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन वो हमें किसी को नहीं पता कि आप उसमें पढ़ के आ रहे हैं, और उसका आपका रिजल्ट आता है सेकंड डिवीजन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एफिशिएंट नहीं थे आप अपनी पढ़ाई को लेके, आप सिर्फ बुक लेके बैठते थे। लेकिन वही आप 2 घंटे इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपका रिजल्ट, आपने फर्स्ट डिवीजन आपने आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने कम पढ़ाई करी लेकिन एफिशिएंट तरीके से करी, इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा आया। ओके, तो ये होता है एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिविटी को आप कैसे बोल सकते हैं? प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द आउटपुट गिवन बाय द एक्टिविटीज। मतलब कि आप ये बता सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। मतलब जितना आपको इनपुट मिला हुआ है, सपोज करिए 100 रुपए का इनपुट आया, तो उसको आपने कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू, मैनी एक्टिविटीज के थ्रू आपने आउटपुट निकाला, और उसकी वैल्यू क्या है उस आउटपुट की? 400 रुपीज। तो जितना ज्यादा आउटपुट होगा एज कम्पेयर टू इनपुट, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो प्रोडक्टिविटी इज मेजर बाय द आउटपुट, जो भी आउटपुट निकल रहा है उस इनपुट से, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी मेजर। वैसे हम क्या करते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है। ओके, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी जो होती है, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका एंड रिजल्ट कहलाता है। मतलब कि जो भी काम किया वो सब तो है ही, वो तो आपका वर्किंग प्रोग्रेस मान लो, या फिर आपका रनिंग प्रोग्रेस, रनिंग टास्क मान लो, लेकिन जो आपका एंड ऑफ द डे, जो भी आपका रिजल्ट आया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका एफिशिएंट काम होगा। तो इसको हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी को? बाय डिक्रीजिंग द वेस्टेज, वेस्टेज को डिक्लाइन करके, या फिर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके आप प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी बिजनेस होता है उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, लाइक प्रॉफिट अर्निंग करना, कस्टमर क्रिएट करना, ये तो उसके ऑब्जेक्टिव होते ही हैं। लेकिन सोसाइटी के भी प्रति उसके लिए कुछ लाइबिलिटीज होती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं उसको कहाँ से मिलते हैं? उस सोसाइटी से ही तो मिलते हैं। तो सोसाइटी के लिए भी सोचना उसकी ही जिम्मेदारी होती है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को लूट रहे हैं, वो वैल्यूएबल प्राइस होनी चाहिए। सपोज करिए कोई, मैंने एक पेन लिया, अब आपने उस एक सिंपल पेन की वैल्यू बता दी 100 रुपए। जब मैंने उसको चलाया तो उसकी रफ इंक थी, बिल्कुल लाइट इंक थी। तो कोई कह नहीं सकता है कि उसको, कि वो देख के कि 100 रुपए का पेन है। तो जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसके प्राइस आप उस पर इम्पोज करेंगे। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड होने चाहिए? इट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द रीजनेबल प्राइस।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी बिजनेस है, अगर आप उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती होगी। तो बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो जितने भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बिजनेस का मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। अब आपने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर दिया है, लेकिन आप उनको इतना भी रेम्यूनरेशन नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं जी पाए, अपनी बेसिक लाइफ में भी बेसिक चीज़ें भी कंज्यूम ना कर पाए। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उनको इतना तो रेम्यूनरेशन दिया जाए कि वो सरवाइव कर सके और वो उनके लायक हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एम्प्लॉयज को एक महीने का सिर्फ बहुत 500 रुपए दे रहे हो, जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता, उसे ज्यादा डिजर्व करता है वो। तो रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करिए, अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने फेयर रेम्यूनरेशन भी दे दिया, वो भी सही है। हाँ, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फिर ये भी तो होना चाहिए कि आपकी जो क्वालिटी है गुड्स की, वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, तो जिससे कस्टमर को कोई हार्म ना हो। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। सपोज करिए आपने कोई एडेबल आइटम प्रोवाइड करा, तो ऐसा ना हो कि आपने लो क्वालिटी डाल दी और उससे किसी की तबीयत खराब हो गई हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कोई भी काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट ना हो। सपोज करिए आपने अपना बिजनेस ऐसी जगह स्टैब्लिश कर दिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, और वहाँ पे आपके बिजनेस में कुछ मशीनें वगैरह इतनी चल रही है कि जिनसे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, और बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करना है आपको। तो जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ही स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? आपने प्रॉफिट भी देख लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव उनके साथ हमारे कुछ रिस्क भी होते होंगे। ओके, ऐसा नहीं है बिजनेस में ही रिस्क होते हैं, हर जगह कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, तो हम यही पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क होता है वो क्या होता है। इट रेफर्स टू द possibility of inadequate profit or inadequate losses due to uncertainties and unexpected events। मतलब कि या तो इसमें क्या होता है, या तो inadequate profit भी हो सकता है और inadequate लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और ये कब होता है? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेनिटीज ऑफ इवेंट। आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो अगर आपके तरफ फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपको हो सकता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए, और अगर आपके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको रिस्क भी हो जाए। तो बिजनेस रिस्क दोनों चीजों को लेके चलता है। अच्छा, ये होता किस वजह से है? ड्यू टू चेंज इन डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए। तो इन सब की वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। बेसिकली दो टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क, सेकंड इज प्योर बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बोथ द possibility of gain as well as the possibility of loss। मतलब कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क में आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट के भी चांसेस हो सकते हैं और लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं, दोनों चीजें अराइज हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी, आप ये नहीं श्योर हो कि आपको प्रॉफिट ही होगा, या आप ये श्योर नहीं हो कि आपको लॉस ही होगा। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन बदल गई है, ठीक है, मंदी का टाइम चल रहा है या फिर तेजी का टाइम चल रहा है, तो या फिर डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो बिजनेस समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए मार्केट के अंदर, या बहुत रैपिडली प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कभी गिर रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है तो कभी बढ़ रहा है। इस वजह से भी क्या होता है, आपको रिस्क हो सकता है।
ठीक है। सपोज करिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ले लीजिए सपोज मोबाइल फ़ोन ले लीजिए। तो आपने आज ही बल्क में मंगवाया बेचने के हिसाब से और एक मोबाइल की वैल्यू आपकी 10,000 रुपीज़ है। अब इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, चेंजेज़ हो रहा है कि कल वो 12,000 का हो रहा है, फिर परसों वो 9,000 का हो रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये लॉस होना चाह रहा है या प्रॉफिट होना चाह रहा है। कभी-कभार हो सकता है कि रैपिडली प्राइस चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको तो फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे कौन से चांसेस हो गए? पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। लेकिन सपोज़ करिए 10,000 का फ़ोन डे बाय डे डिक्लाइन हुआ जा रहा है, उसकी वैल्यू 3,000 रुपए ही रह गई। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी तो हो रहा है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी जो चांसेस हैं पॉसिबिलिटी ऑफ गेन के हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल मार्केट कंडीशन। लेकिन अगर आपके चांसेस जो हैं, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हो रहा है आपको मार्केट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, ये हो गया आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट हो गया आपका प्योर रिस्क। प्योर रिस्क होता क्या है? प्योर रिस्क वो होता है, जैसे आपको स्पेक्युलेटिव में तो क्या हो रहा था आपका कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हो रहा था, लेकिन प्योर रिस्क में नाम से समझ में आ रहा है कि प्योरली रिस्क होता है वहां पे। ठीक है, या तो आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गेन के कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर। अब इसके एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे चोरी हो गई, तो चोरी के टाइम चोर पकड़ा गया तो लॉस नहीं हुआ आपको। ठीक है, लेकिन चोरी के टाइम चोर ले गया माल तो आपको लॉस हुआ। तो दो ही चांसेस हो रहे हैं, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हो रहा है या फिर नो लॉस। ओके। और एग्जाम्पल फ्लड हो गया आपका, उसके अलावा आपका क्या बोल सकते हैं आप उसको, फायर हो गई आपकी, लाइटनिंग हो गई आपकी, हैवी रेन हो गया आपका। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्योर रिस्क के। ओके। हाँ, अगर ये रिस्क अकर हो जाता है, मतलब हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो क्या हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब आपका लॉस हो गया। और अगर ये नॉन अकरेंस है, मतलब चोरी नहीं होती, तो क्या हो रहा है आपको? नो लॉस। ठीक है, गेन का कोई चांसेस नहीं है, गेन तो होगा ही नहीं, बस क्या हो गया? लॉस होने से भी बच गया। तो ये होता है प्योर रिस्क। तो इस तरीके से दो तरह के हमने रिस्क पढ़ लिए हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क और प्योर रिस्क। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बेसिकली यहाँ पे चार तरह के नेचर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमने पढ़ा कि हमने ऊपर भी डेफिनेशन में देखा था कि अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं पता होता है हमें क्या क्या होने वाला है या हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बिजनेस रिस्क कहाँ से अराइज होता है? अनसर्टेनिटीज या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। ओके। और सेकंड हो गया, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस, ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही कमा रहा है या जिसकी बहुत ही अच्छी गुडविल है, जो बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उसको कोई रिस्क नहीं होता है। हर बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो एसेंशियल पार्ट होता है हर एक बिजनेस का। उसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कल का नहीं पता क्या होने वाला है। थर्ड हो गया, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अच्छा, रिस्क किस पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क होने वाला है? बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस का साइज क्या है, नेचर क्या है आपका बिजनेस का। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितने छोटे स्केल पे आपका बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। ओके। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? हो सकता है आप प्रॉफिट के लिए ही तो रिस्क ले रहे हैं, नहीं तो किसको शौक है अपना नुकसान करने के लिए रिस्क लेगा। तो जब भी रिस्क ले रहे हैं तो उसका उसके बदले में आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसको आप एक शेयर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप किसी शेयर मार्केट में किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मतलब उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। लेकिन अगर सपोज करिए उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट भी तो उतना ही होने वाला है ना आपको। ठीक है, और जितने कम शेयर खरीदेंगे तो उतना कम रिस्क होगा, तो प्रॉफिट भी उतना कम होगा। तो ये रिस्क टेकिंग क्या है आपका, इसके बदले में आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है। ये हो गए आपके नेचर। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है? तो फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज। मतलब ये नेचुरल कॉजेज हैं जिसके अंदर ह्यूमन का एक लिटिल कंट्रोल होता है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर आप प्रॉपरली उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, या फिर हैवी रेन्स हो गई, ओके, या फिर अर्थक्वेक हो गया। तो ये नेचुरल कॉजेज है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क के चांस हमारा एक कॉज होता है। सेकंड हो गया ह्यूमन कॉजेज।
जैसे नेचुरल कॉजेज हो गए, तो ह्यूमन से भी तो कुछ ऐसा होता होगा ना, हमें रिस्क होता है। वो कैसे होता है? जैसे कोई भी ऐसे इवेंट्स लाइक किसी ने डिसऑनेस्टी दिखा दी किसी एम्प्लॉय ने, जिसमें हमने बहुत ट्रस्ट किया और उसी ने हमारे साथ दगा कर दिया, तो बिजनेस रिस्क तो होगा। ठीक है, किसी ने केयरलेस कर दिया, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन हमने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसको अच्छे से एंट्री करो, ये जो एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री अच्छे से करो, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है बाद में कर लेंगे, और कल को वही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो केयरलेस भी एक कॉज होता है, ह्यूमन कॉज। या फिर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, आप एम्प्लॉयज ने ध्यान ही नहीं दिया काम पे, या फिर मशीनरी या पावर फेलियर की वजह से काम रुक गया, जहाँ पे आपको एक दिन में 100 यूनिट निकालने थे, लेकिन पावर फेलियर की वजह से आपने एक भी यूनिट नहीं निकाली, तो आपका टारगेट क्या हुआ? अचीव नहीं हो पाया। तो ये भी एक ह्यूमन कॉज की वजह से हो सकता है। स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉयज ने, या फिर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम ही अच्छा नहीं है, फंक्शनिंग ही अच्छी नहीं है, तो ये सब किस में आते हैं? ह्यूमन कॉजेज में। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉय इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज लाइक ये कैसे अराइज होता है? ड्यू टू चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, कंपटीशन में चेंज, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ ये, क्योंकि कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको। प्राइस में इतने बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आ रहा है, या फिर जो भी कस्टमर को आपने उधार दिया तो उनसे बहुत ज़्यादा कलेक्शन ड्यू रह गया है, तो आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे का काम चलाएंगे अपने बिजनेस का? या फिर टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लाइक आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट कौन सा? सपोज करिए आपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से उधार लिया, तो उसको इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो ये सब किस में आते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज में। लास्ट है अदर कॉजेज, वो कॉजेज जो इन तीनों में नहीं आते हैं ऊपर। तो जो भी बच जाते हैं कॉजेज, जो भी रिस्क बच जाते हैं, वो किस में आते हैं? अदर कॉजेज में। लाइक अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कभी कभार बिजनेस में जो मार्केट है वो उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी कंडीशंस में चेंजेस आते हैं। या जो आपका एक्सचेंज रेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई, वो सब में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आ रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब क्या कॉजेज होते हैं? हमारे बिजनेस रिस्क के कॉजेज होते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क। ओके, दैट्स ऑल टुडेज टॉपिक। थैंक यू।